उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको थोड़ा समरी बता देता हूँ। जैसे कि ये है, आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ये तो आपको पता होगा, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, 1756 में बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्यायालय के अधिकार अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने अपनी भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम एन रॉय, भारत के साम्यवाद आंदोलन के प्रेता, के दिए गए सुझाव में अमल लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया और 26 जनवरी 1950 में संविधान अस्तित्व में आया। कुल मिला के ये थोड़ा सा समरी लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग में 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए थे। उसके बाद 1765 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अंग्रेजी शासन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। ये थोड़ा सा समरी दिया हुआ है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन मेनली दो भागों में विभाजित था। पहला था कंपनी का शासन, दूसरा था ताज का शासन। ब्रिटिश शासन, और इनकी सन ऐसी थी लगभग 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन चलता रहा। और उसके बाद क्राउन का मतलब ताज का शासन चला 1858 से 1947 तक। उसके बाद अपना देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद ही संविधान बना है। तो संविधान के इतिहास के जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपनी का शासन कब तक चला। 1773 से 1858 तक। और उसके बाद ताज का शासन चला 1858 से 1947। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश में कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पहले शासन अपने अंडर में ले रखा था। जैसे अपना इंडिया था, उसमें पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। उन्होंने जब हमारे देश को अपने कब्जे में ले लिया तो केवल ईस्ट इंडिया ही उस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना हुकूमत करती थी। लेकिन वो केवल 1858 तक, जो 1857 क्रांति थी, उसके बाद से पूरा जो भी इनका कंट्रोल था, किनका, कंपनी वालों का, वो पूरा यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गए, जो ब्रिटिशर्स थे डायरेक्ट उनके हाथ में पहुँच गया। किनके? जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके हाथ में। तो 1858 से लेकर 1947, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक ये पूरा काम जो भी वहीं से कंट्रोल होता था डायरेक्ट उनके ब्रिटेन से, है ना। पहले कंपनी करती थी इसको। तो दो भागों में विभाजित है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का शासन। अब कंपनी के शासन में कुछ एक्ट्स हैं, जैसे उन लोगों, जैसे ये हमारे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए थे, ठीक है। कई सारे एक्ट्स बनाए थे जिससे वो एक अच्छी तरीके से हम लोगों को बांध के रख सकें, गुलाम बना के रख सकें, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे एक्ट्स हैं, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसी में से ज़्यादातर आने की संभावना है। सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें डेट भी याद रख लेना और नाम भी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। सबसे पहला तो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को नियंत्रण करने के लिए एक नियमित एवं नियंत्रित दिशा में सबसे पहले जो कदम उठाया गया था वो यही था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। जो भी कंपनी कार्य करती, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या पॉलिटिकल वर्क हो, उसको सबसे पहले इसी एक्ट के थ्रू मान्यता प्राप्त हुई थी। इसी वीडियो में मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, वो करा दूंगा। वो प्रीवियस ईयर्स
आए हुए हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, वो देख लेना, अभी इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे सब। तो दूसरी बात थी कि इसमें पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। तीसरा है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये तीनों पॉइंट हैं, समझ गए ना आप लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये ढंग से याद रखना, केंद्रीय प्रशासन की नींव रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं और हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल इसी एक्ट के थ्रू बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर, इसके बनने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एक तरीके से आ भी चुका है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमारे जो पहले जो गवर्नर बंगाल के गवर्नर होते थे उनको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो आते ही रहता है, अक्सर पूछ लेते हैं, बहुत ईजी चीज़ है इसलिए। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे ना, वो बंगाल के गवर्नर के अंडर में आ गए इसी एक्ट के थ्रू। जबकि पहले प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, है ना। इससे पहले क्या था कि अलग अलग काम करते थे अपना। आपका बॉम्बे का अलग से काम करता था और मद्रास का अलग से और बंगाल का अलग से। लेकिन इस एक्ट के बाद बम्बई और मद्रास दोनों के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में काम करने लगे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट पहली बार बनाया गया था कलकत्ता में 1774 में, उसकी स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 3 न्यायाधीश थे। जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब एक तो चीफ जस्टिस था एक, और उसके अलावा 3 और जज थे। तो आपका ये डेट जरूर याद रख लेना, 1774 में, और कहाँ पर, बंगाल में। ये पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। और बाकी अन्य जो न्यायाधीश थे 3, उनका नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये तीनों याद कर लेना। वैसे तो मेन तो यही है, कौन, सर एलिजा इम्फे, जो कि मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे प्रथम, ठीक है, भारत के। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये देख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रथम के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशस्त्र हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, राजनीतिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश शासन को देना आवश्यक कर दिया गया। हुआ ये था कि अब अपने देश पे जो ये काम करते थे ब्रिटिशर्स अपने देश पे, तो ये भी करप्ट थे। ऐसा तो है नहीं इन लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये भी करप्ट थे। तो ये उपहार लेते थे, कहीं रिश्वत लेते थे, कहीं किसी को परेशान करते थे। तो इस अधिनियम के तहत उन्होंने ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जिसके थ्रू कंपनी का जो नियंत्रण था ना, नियंत्रण तो था कंपनी का, लेकिन जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में की जानकारी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे ये लोग ज़्यादा कुछ करप्शन ना कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद 1773 जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको। 1773 के बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो हमारी कलकत्ता की सरकार थी उसको कलकत्ता की सरकार को बंगाल,
बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त दे दिया गया। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लेता है कि 1784 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब व्यापारी मामलों के लिए। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि राजनीतिक मामलों को संभालता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले तो दो प्रशासनिक कार्य प्रारंभ हुए थे। पहला हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि व्यापारिक मामलों को देखते थे। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि राजनीतिक मामलों को देखते थे। इसके बाद हम आते हैं 1783 का चार्टर अधिनियम। अब कई सारे चार्टर बनाए गए थे, एक तो यही है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। जो भारतीय राजस्व था उसमें से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। ये छोटे छोटे से भले ही पॉइंट हैं, यही पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना। 1800, ये काफ़ी बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 में पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। ये याद रखना कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, परंतु 1883 की के अधिनियम द्वारा पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार आ चुका है, एक बार नहीं, कि कौन सा अधिनियम के तहत भारत में ईसाई पादरियों को आने की अनुमति मिल गई थी। तो 1883 का चार्टर अधिनियम था वो। 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हाल फिलहाल में एक लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें एक क्वेश्चन भी लगभग इसी अधिनियम के या फिर इसी अधिनियम के आसपास वाली डेट से है। अभी मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा, पहले बता देता हूँ। 1833 में का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या था, इसके द्वारा कंपनी में व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो भी हमारी कंपनी व्यापार करती थी उसका पूरा अधिकार समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो पहले बंगाल का गवर्नर था, जो सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बना दिया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। किस ये ये हुआ आपका 1883 के चार्टर अधिनियम से, 1833 के चार्टर अधिनियम से, याद रख लेना। और जो पहले गवर्नर जनरल भारत के बने वो थे हमारे लॉर्ड विलियम। ये याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जो कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। अभी लेखपाल के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई थी। तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही समाप्त की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन अभी आया है, कुछ ही दिन पहले एक लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया 1884, उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो जो 1833 का अधिनियम था उसी के तहत 1843 में दास प्रथा को के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और उसका उन्मूलन भी किया गया इसी चार्टर अधिनियम के तहत। अब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले को के द्वारा की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि विधि आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक। अब ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि लेखपाल जो एग्जाम पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत की पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये था, देख लो। हम्म। अब आता आपका, ये तो ख़त्म हो गया क्या, जो आपका ये था कंपनी शासन अधिनियम 1858 तक था। तो जो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा उतना मैंने आपको बता दिया। आपका ताज का शासन स्टार्ट करते हैं।
ठीक। ताज का शासन 1858 से 1947 आज़ादी तक हुआ था। 1857 का भारत शासन अधिनियम, इस इन महत्वपूर्ण इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके विद्रोह के बाद इसका हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति थी उसी को हम सिपाही विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया व गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित ले लिया। इसमें ये हुआ था कि जितनी भी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसको पूरा ख़त्म करके डायरेक्ट जो हमारी ब्रिटेन में जो क्वीन एलिजाबेथ है या फिर जो रानी का ताज है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर पूरा इनको सौंप दिया गया। अब इनका काम ख़त्म कर दिया, अब डायरेक्ट यही हुकूमत करेंगे कहाँ पे, इंडिया पे। पहले तो ये करते थे और ये लोग दूर से देखते थे, मतलब थोड़ा इन पर निगरानी रखते थे, लेकिन अब इन्होंने डायरेक्ट अपने हाथों में हथियार लिया काम। ये लिखा हुआ है इस पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजशाही काम को हस्तांतरित कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे जितने भी उनके कार्य थे सबको समाप्त कर दिया गया और क्राउन के हाथ में दे दिया गया। तो वो था 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके अधीन पूरा चला गया था। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर भारत का वायसरॉय कर दिया। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जो आपका ये है इसके बारे में कि जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, ये क्या कलर है, जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर भारत का वायसरॉय बना दिया गया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल। यार ये क्या हो रहा है, ये रहा बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद उसी को भारत का बंगाल का सबसे पहले तो था गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। उसको क्या बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। अब इसे भारत के गवर्नर जनरल को भी क्या कर दिया, वायसरॉय। ठीक है। इस अधिनियम के तहत हुआ था 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत इसको करा गया। क्या, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय बना दिया गया। पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्येक प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय बन गए। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के प्रथम वायसरॉय कौन बने, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। हाँ, तो वही होगा जो लास्ट गवर्नर जनरल होगा भारत का, उसको देश का पहला वायसरॉय बना दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। वही कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा शासन क्राउन को दे दिया गया, तो जो क्राउन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत में जो द्वैध प्रणाली चली थी उसे समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। एक नया पद बना दिया, भारत का राज्य सचिव या फिर भारत का सचिव, जिसमें प्रशासन पर पूरा कंट्रोल करने की पावर थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के इसका भी एक सदस्य था और ब्रिटिश अतः संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आप उसको उत्तर दोगे। अब इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार। कई बार क्वेश्चन डाटी ही पूछ लेता है, माल्य मिंटो सुधार भारत कब आया, 1909 में। ठीक है, ये लिखा हुआ 1909 में भारत परिषद अधिनियम माल्य मिंटो सुधार। पहली बार
इनका जो मेन फोकस था और जो मेन काम था वो बस इतना था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। ठीक है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड मार्ली मिंटो था, मार्ली मिंटो जो सुधार था 1909 में भारत सरकार अधिनियम। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ली मिंटो सुधार भी इसको बोलते हैं। पहली बार इसमें मुस्लिम संप्रदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के चुनाव मुस्लिम मतदाताओं को ही कर सकेंगे। इस प्रकार का अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि लॉर्ड मिंटो थे वो वायसरॉय थे, लॉर्ड मार्ले थे वो राज्य सचिव थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 में अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ये जो है ना 1935 भारत शासन अधिनियम, इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं और इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें द्वैध शासन प्रणाली 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई थी। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें अखिल भारतीय संघ इसी के अंतर्गत है और भारतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और संघीय न्यायालय। ये खाली 4 पॉइंट भी अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि ये अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय एवं द्वैध शासन की स्थापना और ये संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और लास्ट में हमारा ये है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस करा दूंगा। ये क्वेश्चंस हैं, आप एक बार यहाँ नज़र डाल लीजिए क्वेश्चंस पे। इसी अगली वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन करा दूंगा जो काफ़ी पेपर्स में आए हुए हैं, कहीं पीसीएस में, कहीं किसी में। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब करा दूंगा जिससे ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। काफ़ी लोग देखते हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक, और काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो कंटेंट मैं बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत के संविधान के इतिहास के बारे में बोला जाए तो जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया है इससे ज़्यादा पढ़ना मत। तो जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा उतना ही कर लीजिएगा। अगर फंसना होगा तो इसी में से फंसेगा, वरना आएगा ही नहीं इस टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू।